फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 3 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट है भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भूकंपीय जो तरंगे हैं या भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर की जानकारी देने वाला एक प्रत्यक्ष साधन है भूकंप। जो भूकंप होता है या ज्वालामुखी है, ये धरातल की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष साधन हैं। तो इसमें कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। आइए इसको देखते हैं। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन होता है। भूकंप लेखी यंत्र यानी भूकंप मापने का जो यंत्र है, जिसे सिस्मोग्राफ भी कहते हैं या भूकंप मापी यंत्र कहते हैं, जिससे भूकंप जो आता है उसकी गणना की जाती है। भूकंप मापी जो यंत्र होता है भूकंप आने की जानकारी या भूकंप जो आ जाता है उसकी जानकारी देता है। तो ये भूकंप मापने का जो यंत्र है भूकंप लेखी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये कह रहा है भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन होता है। यानी भूकंप जहाँ से कहीं से भी शुरू हो रहा है तो उसका जो है अभिलेखन, मतलब उसका रिकॉर्ड तैयार जो है इस पर आ जाता है कि भूकंप कहाँ पर शुरू हुआ है, किसी गति से आया है। ये भूकंप मापने का एक यंत्र होता है। किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है। यानी भूकंप धरती के अंदर का कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ भूकंप आते हैं, वहाँ तक भूकंप की तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं, तो भूकंप का जो मापने का यंत्र है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, ये कह रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें देखिए बात स्पष्ट हो गई। भूकंप जो लेखी यंत्र है वो भूकंप मापने का यंत्र है, लेकिन कुछ क्षेत्र धरती के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर इसकी जो भूकंप की तरंगें हैं वो जो है उन तरंगों को भूकंप मापी जो यंत्र है वो नहीं कैच कर पाता है, नहीं पकड़ पाता है। तो ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के अंदर किसी भी दूरी तक पी या एस दोनों ही तरंगों का लेखन करते हैं। भूकंप अधिकेंद्र का मतलब धरती के अंदर जहाँ कहीं भूकंप स्टार्ट होता है, जहाँ से शुरू होता है, उसे भूकंप का अधिगम केंद्र कहते हैं। और जहाँ सबसे पहले महसूस होता है यानी जहाँ शुरू होता है और उसके बाद जहाँ सबसे पहले महसूस होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। तो अधिकेंद्र क्या कह रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र से 150 डिग्री के अंदर किसी भी दूरी पर पी व एस प्राइमरी और सेकेंडरी जो तरंगे जो होती हैं दोनों ही तरंगों का लेखन करते हैं। किंतु अधिकेंद्र से 145 से परे केवल पी तरंगों का पहुंचना ही अंकित होता है। जो हमारा रिएक्टर पैमाना है भूकंप लेखी यंत्र है वो 145 से परे केवल पी तरंगों तक ही अंकित होता है, एस तरंगों का नहीं हो पाता है। यानी प्राइमरी जो हमारी वेव्स है, प्राथमिक तरंगें हैं, वो तो जो है उस पर अंकित हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी जो हमारी जो तरंग है वो क्या होती है, वो उस तरंगों का अंकन नहीं हो पाता है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 150 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है। तो ये है भूकंपीय छाया क्षेत्र कैसे बनती है, ये होता है। इसके में नेक्स्ट जो सवाल है, भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भूकंप के मतलब गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया था धरती के अंदर की जो संरचना है, भूगर्भ की जो संरचना है, उसको जानने का 2 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन में भूकंप है, ज्वालामुखी है। अप्रत्यक्ष साधन में दबाव है, तापमान है और जो है हमारा घनत्व है। ये अप्रत्यक्ष साधन है जिनके द्वारा भूकंप के धरती के अंदर की जो संरचना है उसकी जानकारी होती है। तो ये कह रहा है कि भूकंप की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अप्रत्यक्ष साधनों का मतलब घनत्व, दबाव और तापमान के द्वारा जो धरती के अंदर की जानकारी होती है उनका वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं।
भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूकंप की जानकारी प्रदान करने वाले अप्रत्यक्ष साधनों में पदार्थ के गुण धर्म का विश्लेषण, अप्रत्यक्ष साधनों में पदार्थ के गुण धर्म का विश्लेषण, किसी परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्गत स्थित पदार्थों का ताप, जो धरती के अंदर है पदार्थों का जो तापमान है, दाब है, घनत्व है इसके, और इसके अतिरिक्त उल्काएं और पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल व चुंबकीय पदार्थ उल्लेखनीय होता है, जो धरती के अंदर की सारी जानकारी हमको देते हैं। पृथ्वी की मोटाई के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई पर पाए पदार्थों के तापमान प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यानी धरती के अंदर जब हम जाते हैं 32 मीटर गहराई पर जाते हैं तो धरती के अंदर का तापमान 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। इसका मतलब यह कि 64 अगर मीटर जाते हैं तो 2 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, और 128 डिग्री नीचे जाते हैं तो 4 डिग्री तापमान बन जाए। धरती के अंदर का तापमान जो होता है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वो इसी जो है अनुपात में बढ़ता है, यानी प्रति 32 मीटर गहराई में जाने पर तापमान धरती के अंदर का बढ़ जाता है। दबाव और घनत्व के मान के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि गहराई बढ़ने पर इसमें वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है जो हमारा दबाव और घनत्व है, इस आधार पर जो धरती के अंदर का भाग की जानकारी के लिए जो हमें जानने का जो स्रोत है, उससे पता चलता है कि धरती के अंदर जाने पर क्या होता है, धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इसका बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ गुरुत्व का मान भी पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। इसके लिए पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण दायी माना जाता है। यानी पृथ्वी का केंद्र धरती के अंदर, धरती का जो हमारा 3 भागों में बांटा गया है, ये सबसे ऊपर का भाग हमारा, जैसे एक प्रसिद्ध विद्वान है, इन्होंने आंतरिक संरचना के आधार पर धरती को 3 परतों में बांटा है। सबसे ऊपर वाला भाग तो परपटी हो गई, भूपरपटी हो गई, और उसके बाद सियाल, सीमा और नीफे, जो सबसे अंदर की परत है पृथ्वी में, वो इसे नीफे कहा जाता है, जो भारी पदार्थों से बनी है, लोहा और निकल से बनी है। तो वो धरती के अंदर का जो क्रोड वाला भाग है वो हैवी तत्वों से बना है, भारी पदार्थों से बना है, कठोर, बहुत ठोस है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ गुरुत्व का मान भी पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। इसके लिए पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण है, यानी धरती के अंदर का जो पदार्थ है वो भी असमान रूप से वितरित है, एक जैसे नहीं है। तथा यह तथ्य चुंबकीय सर्वेक्षण से भी सिद्ध होता है। अतः विभिन्न प्रकार के इन अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के अभ्यंतर के विषय में, यानी पृथ्वी के धरती के अंदर के जानकारी, अंदर की जो जानकारी है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। धरती के अंदर की अभ्यंतर मतलब अंदर की जो जानकारी प्राप्त की जाती है, किंतु इन सभी में चुंबकीय तरंगों से सर्वाधिक सही जानकारी प्राप्त होती है। यानी जितनी भी चुंबकीय तरंगों से सर्वाधिक सही जानकारी प्राप्त की, मतलब जितने भी धरती के अंदर के जो संरचना के जानने वाले जो स्रोत हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो बढ़िया स्रोत है, उसकी संरचना का जो स्रोत है वो भूकंप है। भूकंप से ही धरती के अंदर की सही जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये 2 सवाल हैं जिसे मैंने आपको बता दिया। भूकंपीय तरंगें छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं, और दूसरा इसमें बता दिया कि भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अप्रत्यक्ष साधनों में दबाव है, घनत्व है, तापमान है, इसके अलावा उल्काएँ हैं, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय पदार्थ है। ये ऐसे तत्व हैं जिनसे धरती के अंदर की सही जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो धरती के अंदर का संरचना का जानने का सबसे जो बेस्ट हमारे पास जो साधन है, सबसे अच्छा जो स्रोत है वो क्या है, भूकंप है। भूकंप से ही धरती के अंदर की सही जानकारी होती है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धरती के अंदर का जो भाग है, चाहे वो प्रत्यक्ष साधन से ज्ञात किया जाए, चाहे अप्रत्यक्ष साधन से ज्ञात किया जाए, तो उससे आधार पे अगर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें जानकारी होती है कि धरती के अंदर का भाग तरल अवस्था में भी है और ठोस अवस्था में भी है। या धरती के अंदर का जो भाग है वो जो है, जो पदार्थों का जो वितरण है वो एक जैसा नहीं है, ठोस भी है, तरल भी है। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है जानने का वो क्या है, भूकंप। तो ये 2 सवाल मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों सवाल कन्फर्म हो जाएगा। इसके आगे का जो सवाल है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।